ये सीट है मसौढ़ी की सीट, जिस पर फिलहाल तो आरजेडी का कब्जा है और इस सीट पर मुकाबला किस तरह से होता रहा है, इस सीट की जनता किसे चुनती रही है, क्या खास पार्टी का ही वर्चस्व रहा है या यहाँ भी पार्टियों को चेंज करती रही है पब्लिक, उनके मन में क्या रहा है, उनकी पसंद कौन रही है। रंजन जी, मसौढ़ी की सीट को किस तरह देखेंगे आप? देखिए, मसौढ़ी सीट की जब आप बात करते हैं तो देखिए इस सीट की जो एक ख़ास बात है, एक तो ये है कि ये एससी आरक्षित सीट है। 2010 से ये एससी आरक्षित हो चुका है और इस क्षेत्र में को यादव बहुल कहा जाता है। यहाँ पर यादव वोटर्स जो हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है जातियों में। इसके अलावा मसौढ़ी को लोग पहले तारेगना भी कहते थे और जब तारेगना की बात आती है तो आपको बता दूं कि तारेगना का संबंध आर्यभट्ट से भी था और यहाँ के एक सूर्य मंदिर में उन्होंने एक खगोल वेधशाला स्थापित की थी और ये जो तारेगना नाम है वो उसी से निकला है। तारों की गणना की बात जो है यहाँ पर होती है, पुनपुन नदी के तट पर ये स्थित है। लेकिन जब इसका राजनीतिक इतिहास देखते हैं और हाल के वर्षों में देखते हैं तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी के बीच मुकाबला होता हुआ पिछले कुछ चुनावों में दिखा है। 2015 को अगर छोड़ दें, क्योंकि उस वक्त महागठबंधन में जेडीयू आरजेडी दोनों एक साथ थे कांग्रेस के, तो इसीलिए उस बार को अगर छोड़ दें तो 2020, 10 इन सारे अवसरों पर आप देखेंगे कि मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच में ही हुआ है। और एक और ख़ास बात जो मैं देख रहा हूँ कि पहले यहाँ पर जेडीयू ने हैट्रिक लगाई, मतलब कि वो 3 बार लगातार जीतने में कामयाब हुई। 2005 में उसने 2 चुनाव जीते और उसके बाद 2010 में भी चुनाव जीता, तो जीत की हैट्रिक जो है वो जेडीयू ने लगाई। और उसके बाद इस बार जो है आरजेडी की कोशिश है कि वो यहाँ से जीत की हैट्रिक लगाए, क्योंकि 2015 और 20 में उसे ये सीट मिली है। तो अब क्या आरजेडी अपने इरादे में कामयाब होता है या जेडीयू अपनी खोई हुई सीट फिर से वापस पाता है, ये देखना होगा। यादव बहुल क्षेत्र में चूंकि यहाँ पर कोयरी कुर्मी भी वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार इस बार बाजी पलट देंगे यहाँ पर, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। वैसे अगर हम आंकड़ों पर आते हैं तो 2010 में यहाँ से जेडीयू के टिकट पर अरुण मांझी चुनाव लड़े थे, उनको 56,977 वोट आए थे, मतलब लगभग 40%, और 5,032 वोट से वो जीते थे। उन्होंने जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं अनिल कुमार, उनको पराजित किया था, जिनको कि 51,945 वोट आए थे, मतलब 36.42%। और यहां से माले ने भी प्रत्याशी दिया था गोपाल रविदास, वो 14,532 वोट लाने में कामयाब रहे थे, उनका मत प्रतिशत 10% से ज्यादा था। एक बात है कि ये जो मसौढ़ी की सीट है, यहां पर आप देखिएगा कि आप जेडीयू आरजेडी की तो बात करती हैं, लेकिन लंबे समय से यहां पर वामपंथ भी जो है वो प्रभावी रहा है। और यहां से अगर आप देखिएगा तो यहां से उनको जीत भी जो है मिली है। आईपीएफ जीता है, सीपीआई को यहां से 2 बार सफलता मिली है। तो वामपंथ की विचारधारा को मसौढ़ी ने जो है पास्ट में सपोर्ट किया है। और जब 2020 में आरजेडी और माले का गठबंधन होता है तो इसका लाभ भी आरजेडी को मिलता है। इनफैक्ट 2015 में वो जेडीयू के साथ था, तो यहां पर यादव पहले नंबर पर हैं और उसके बाद अगर आप आइए तो फिर कुर्मी वोटर्स हैं, तो वो गठबंधन बहुत मजबूत हो जाता था। लेकिन जब जेडीयू वहां से बाहर हुआ तो एक सहारा जो है आप कह सकते हैं कि जो सीपीआई एमएलएल जो मिलता है उससे भी जो है आरजेडी को मिला। खैर, हम 2010 की बात कर रहे थे, अब 2015 में आते हैं, जब जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तब जो है यहां से आरजेडी की रेखा देवी चुनाव लड़ती हैं और रेखा देवी को 89,657 वोट आते हैं। उनका मत प्रतिशत 48.6
26% था, जबकि उनके सामने हम के कैंडिडेट थे। दरअसल मसौढ़ी में दलित और महादलित वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 22.14% दलित महादलित मिलाकर हो जाते हैं। तो इसलिए ये सीट जो है हमको दी गई, जीतन राम मांझी की पार्टी को दी गई और उनकी पार्टी से नूतन पासवान जो है वो चुनाव लड़ती हैं। 50,471 वोट लाने में सफल होती हैं, मतलब 27.17% वोट उनको आता है। तब भी जो माले है वो अलग से चुनाव लड़ रहा था, भाकपा माले, और उसको 18,903 वोट आते हैं। मत प्रतिशत अभी भी उसका वही था, 10% से थोड़ा ज्यादा, 10.17, जबकि 10 में था 10.19%। जब 2020 का चुनाव आता है, परिस्थितियां बदल चुकी हुई होती हैं। जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका होता है, आरजेडी भाकपा माले के साथ गठबंधन कर लेती है और इसका नतीजा दिखता है। आरजेडी की जो रेखा देवी हैं, उनका वोट इस बार पिछली बार से ज्यादा हो जाता है और वो जो है इस बार 50.2% वोट लाने में कामयाब होती हैं, मतलब 50% का आंकड़ा पार कर लेती हैं। रेखा देवी को 98,696 वोट आते हैं और जेडीयू ने एक बार फिर से जो है नूतन पासवान को टिकट दिया, जो 2015 में जीतन राम मांझी की पार्टी से चुनाव लड़ी थी। लेकिन परिणाम में कोई बदलाव नहीं आता है। नूतन पासवान को इस बार 66,469 वोट मिलते हैं, 33.8% उनका वोट था। और एलजेपी ने परशुराम कुमार को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा था, वो भी 9,682 वोट लाने में कामयाब होते हैं, लगभग 5% उनको भी वोट मिलता है। तो ये साफ दिखता है कि पिछले दो चुनावों से आरजेडी का दबदबा जो है वो क्लियर तौर पर दिख रहा है और उसका मत प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2015 में 48% था, तो 2020 में जाके वो 50% के आंकड़े को जो है वो पार कर जाता है। इसलिए जेडीयू के लिए इस बार बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक समय मसौढ़ी उसके लिए गढ़ होता था, लेकिन अब जो है मसौढ़ी जो है वो पूरी तरह से आरजेडी का गढ़ हो गया। वैसे मसौढ़ी आरजेडी को सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि एक दिलचस्प बात आप ये देखिए कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, तब मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी जब चुनाव लड़ रही थी, तो उनको यहां पर 25,000 वोटों की लीड मिली रामकृपाल यादव के खिलाफ। 2019 में भी, जबकि मीसा भारती चुनाव हार गई थी वो लोकसभा का, फिर भी जो है उनको इस विधानसभा में, मसौढ़ी विधानसभा में 9,640 वोटों की बढ़त मिली थी। उससे भी पहले चले जाइए, 2014 मोदी वेव चल रहा था, उस समय भी जो है यहां से आरजेडी को लीड मिली थी 12,130 वोटों की। और उससे भी पहले चले जाइए 2009 के लोकसभा में, तब लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे थे पाटलिपुत्र से, और तब उनको भी लगभग 2,500 वोटों की बढ़त इस सीट पर मिली थी। तो मसौढ़ी में आरजेडी मजबूत है। तो अब यहां पर एनडीए को नए तरीके से स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखिए एलजेपी यहां से 2 बार पिछले 3 चुनावों में लड़ चुका है। यह अलग बात है कि वो दोनों ही बार जब लड़ा है तो वो एनडीए फोल्डर में नहीं था, ना 2010 में ना 2020 में। इसके अलावा हम सेकुलर भी यहां से चुनाव लड़ चुका है, जीतन राम मांझी की पार्टी भी चुनाव लड़ चुकी है, और जेडीयू भी जो है यहां से चुनाव लड़के देख रहा है। पिछले चुनाव में उसे भी हार का सामना करना पड़ा। अगर चुनाव यहां पर नहीं लड़ी है तो बीजेपी नहीं लड़ी है, तो क्या इस बार जो है कोई नई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि हाँ दल बदल कर यहां पर प्रत्याशी दिया जाए? और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रत्याशी वही होंगी, नूतन पासवान ही, या प्रत्याशी बदला जाता है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से नूतन पासवान को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीजें देखनी जो है वो एक बात होगी कि हाँ वहां पर क्या कुछ होता है। अगर आप मसौढ़ी में जातीय समीकरण की बात करें, तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि यादव बहुल क्षेत्र है, और यादव यहां पर 14 से 15% के आसपास जो हैं। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए
तो कुर्मी जो हैं वो 8 से 9% हैं, भूमिहार भी 5 से 6% हैं, राजपूत 3-3.5%, फिर दलित वोटर्स के लिए मैंने बताया 22.14%, मुस्लिम वोटर्स यहां पर थोड़े कम हैं, 4.2% हैं, वैश्य जो हैं 5-6% के आसपास हैं, महादलित वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, 7-8% के आसपास यहां पर मांझी वोटर्स दिखते हैं। और आप देखिए तो यहां पर जो मल्लाह जाति के वोटर्स हैं उनकी भी संख्या जो है वो लगभग 4-5% के आसपास दिखती है, लेकिन ओबीसी जो अदर्स हैं और ईबीसी वो भी यहां पर बड़ी संख्या में हैं और वो निर्णायक होंगे। तो क्या जो ओबीसी ईबीसी अदर्स हैं जिनकी हमने चर्चा की उसके अलावा वो एकमुश्त होकर यहां बाजी पलटेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मसौढ़ी का चुनाव अगर पिछला 2 चुनाव आप देखिए तो आरजेडी ने बड़ी आसानी से जीता है, एक बार 39,000 के लीड से और एक बार जो है 32,000 से ज्यादा वोटों से जीतने में आरजेडी कामयाब हुआ है। तो ये आरजेडी का गढ़ जैसा दिखता है, लेकिन एक समय ये जेडीयू का भी गढ़ था। तो अब इस बार ये देखना है कि जेडीयू की हैट्रिक के बाद क्या आरजेडी इस बार हैट्रिक लगाएगा या जो जेडीयू है इस बार अपनी खोई हुई सीट वापस पाएगा। तो यादव बहुल मसौढ़ी में नीतीश कुमार का जादू किस तरह से चलता है ये देखना जो है दिलचस्प होगा। तो वाकई मसौढ़ी की जंग भी बेहद दिलचस्प इस बार होगी। क्या समीकरण फिर से किसी खास को फेवर करेंगे या फिर जनता कुछ बदलाव चाहती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।